नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे जो बच्चे जो है 0 से लेकर 10 इयर्स तक किस तरह से हमें उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप हमारे जो बड़े बच्चे हैं 10 साल से लेकर 20 साल तक, 10 साल से लेकर 20 साल तक के जितने भी जो बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा इसमें प्ले करता है। और कुछ हद तक देखने को मिलता है कि भाई 10 साल से 20 साल के बच्चों को जो है हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हम उनको एक लेबल देते हैं कि भाई ये बड़ा बदतमीज़ बच्चा है। आज के बच्चे जो है बिगड़े हुए होते हैं, वो माँ बाप की सुनते कहाँ हैं। और इस तरह से जो है हम लोग उन बच्चों से जो है किनारा करते हैं, उन बच्चों को जो है सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, कहते हैं। और जो आज का जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, भाई आप क्या करते हो कि भाई आपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, अच्छे स्कूल में डाला, महंगे स्कूल में डाल दिया, और आप सोचते कि भाई अभी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी क्योंकि मैंने बेस्ट स्कूल में उसको एडमिशन दिया है। और आप क्या कर रहे हो, ऐसे स्कूल में डालते हैं कि जो आपके घर से हो सकता है 20 किलोमीटर दूर हो। वो 8 घंटे स्कूल में लगाता है, 2 घंटे आने के लिए, 2 घंटे जाने के लिए, तो ऑलमोस्ट जो है 12 घंटे जो है उसके वो स्कूल के लिए हालत में ही जो है उसके 12 घंटे निकल जाते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो, अगर वो बच्चा 1 घंटा या 1 घंटा 2 घंटे अगर बस में बैठता है, बस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। भले स्कूल के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं टीचर्स और मैनेजमेंट वगैरह, लेकिन बस के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है बस के अंदर बिगड़ते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपका स्कूल अगर घर के नज़दीक अगर है, या दूसरा तरीका, जहाँ पे बच्चे का स्कूल है उसके नज़दीक घर ले लो। ऐसा करने से जो है आप खुद उसको स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल वापस ले आते हैं, तो उस केस में जो है बच्चा स्कूल में जो है 6 घंटे 8 घंटे लगाएगा, और आपके पास काफ़ी समय होता है उसकी तरफ ध्यान देने का, या उसके साथ बातें करने का, या उसके साथ वक्त बिताने का। 10 से 20 साल का उम्र क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका रीज़न ये है, हम लोग कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो दिखाई नहीं देता है वो आत्मा है, और आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है। जब आत्मा जो है शरीर पैदा होने के बाद, यानी कि जन्म के बाद ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के बाद आत्मा सोचता है कि शरीर बहुत छोटा है, अभी इस शरीर में मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, तो उसको लेकर जो है आत्मा आपके शरीर में होता है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होता है, निद्रा अवस्था में होता है, यानी कि आत्मा सोया होता है। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद आत्मा जो है जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक जो है उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, माइंड भी कुछ हद तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर लेता है। दैट इज़ द रीज़न 10, 11, 12 साल के बाद जो है आत्मा जागृत होने लगता है, और तकरीबन सारे के सारे बच्चे की जो ऑलमोस्ट 12 इयर्स प्लस है, वो सारे के सारे जो है सोचना शुरू कर लेते हैं आत्मा के लेवल पे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है कि भाई मैं मेंटल डिसीजन है, या किसी तरह से कि भाई इमोशनल डिसीजन है, या साइकिक डिसीजन है, तो बच्चे जो है कि भाई अपने आत्मा को पूछ के डिसीजन लेने की हैबिट डालना शुरू कर लेते हैं। और जब बच्चा जब आत्मा जब देखता है कि यार बच्चा कुछ और ही है, जो मैं बनना चाहता था इस ज़िंदगी में, वो तो मैं, ये तो बच्चा कुछ अलग ही है, विपरीत है। सो दैट इज़ द रीज़न हमें 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस मिलते हैं कि अभी तक जो बच्चा जैसा था एकदम से अभी वो बदल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई तुझे गलत संगत आ गई है, गलत फ्रेंड सर्कल के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, इसलिए तुम बिगड़ रहे हो। ऐसा नहीं होता है वो। देखिए बेसिकली इट्स एनकाउंटर बिटवीन द बॉडी एंड द स्पिरिट। हमारे अंदर जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है उसके बीच में एनकाउंटर्स है।
शरीर को आपने जिस तरह से बनाया, मैंने कहा कि फैमिली बिलीव्स ऑलरेडी 10 साल तक बन जाते हैं। जो आपके फैमिली बिलीव्स जो बने हैं, आपके माँ बाप ने आपके दिमाग में डाल दिया कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर हालत में इंजीनियर बनना है। अभी बच्चा उसमें से बाहर नहीं आ सकता है, जबकि भाई आत्मा यही चाहता है कि भाई मैं सिंगर बनूं, मैं डांसर बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, मैं पेंटर बनूं, मैं म्यूजिशियन बनूं। तो यहाँ पे जो है कि दोनों के बीच में इनकाउंटर शुरू हो जाते हैं, आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसका जो है बहुत ही बुरा परिणाम उस बच्चे पे हो सकता है, क्योंकि आत्मा कुछ बनना चाहता है, शरीर के लोग कोई और चीज़ें मिल रही है, उसका एनवायरनमेंट उस टाइप का बना है, उसके कि भाई एजुकेशन उस टाइप का चल रहा है, माँ बाप की सोच वैसी है, उसको उस तरह की पढ़ाई दी जा रही है, और जो फैकल्टी वो चाहता है वो तो उसके पास है ही नहीं है। वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्टिस्ट के फैकल्टी उसके पास है ही नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इनकाउंटर्स हो सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहला एडवाइस है पेरेंट्स को कि भाई जब बच्चा प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाता है, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में जब जाता है, उसके बाद जो है आपको माँ बाप को अपने बिहेवियर पैटर्न में बदलाव लाना है। अभी तक आप उसको करने के लिए कहते थे कि भाई तुम ऐसा करो, और वो कर देता था, लेकिन जब वो 12 साल का होता है या 10 प्लस हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में आप जो कहोगे वो एज इट इज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो आपसे सवाल करता है तो वो बदतमीज़ नहीं है, उसकी जिज्ञासु वृत्ति है, और हर सवाल का जवाब देना वो आपका फ़र्ज़ है। तो इसलिए कि भाई अगर बच्चा बार बार सवाल करता है तो बदतमीज़ हो रहा है, ऐसा करके उसका मुंह बंद करो, नहीं, वो अंदर अंदर कुड़ते रहेगा। माँ बाप जवाब नहीं दे रहे हैं, भाई भी जवाब नहीं दे रहा है, आस पड़ोस वाले भी जवाब नहीं दे रहे हैं, टीचर्स भी जो है वो कि चुप चुप चुप, फालतू की बातें नहीं करो, ऐसा करके चुप करते हैं, तो बच्चा जो है अंदर से अंदर कुड़ते जाएगा, और कुछ हद तक जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। क्या सीरियस प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है? सबसे पहले उसके अंदर जो डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि द सुसाइडल टेंडेंसी, और ये सुसाइडल टेंडेंसी बेसिकली कॉल फ्रॉम द सोल। अंदर जो आपका जो आत्मा बैठा है वो उसको बोलता है, यार मैं गलत जगह पे आया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगर गलती से भी अगर बच्चा जो 12, 13, 14 साल का है, अगर वो कभी आत्महत्या की बात करता है, तो बहुत सीरियस ले लो इस बात को, क्योंकि ऐसे ही उसके मुंह से बात नहीं निकलेगी। अगर 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा अगर घर छोड़ के भाग जाने की अगर बात करता है, तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा सीरियस ले लो, उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको बदतमीज़ कह के चुप नहीं कराना है, उसके ऊपर सोचना शुरू करो। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वे बच्चे को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करो। आप जितना बच्चे को ऑब्ज़र्व करोगे उतना आप समझ पाओगे, और उसके लिए क्या सही है इसके लेकर जो है आप कुछ हद तक जो है उसको डिसीजंस ले सकते हैं। हमें बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, एक कि वे उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक उसको कुछ चीज़ें खाने को पसंद थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसकी खाने की जो है पसंद बदल गई। अभी तक उसको कुछ तरह के फिल्में देखने को पसंद थी या प्रोग्राम्स टीवी के ऊपर देखने की पसंद थी, ऑल ऑफ अ सडन अभी उसके प्रोग्राम्स देखने की जो है कि भाई हैबिट बदल गई है, कोई और टाइप के वो फिल्में देख रहा है वगैरह। इन चीज़ों को जो है आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके बिहेवियर पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या शीशे के सामने खड़े रह के सजने संवरने के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसको एक साइलेंटली ऑब्जर्व करो, साइलेंटली ऑब्जर्व करो, नोट करो चाहे तो उसको कि भाई इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस के साथ साथ आपको और एक देखना है कि हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारे जो 5 विकार हैं, 5 विकार जैसे कि बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है काम है, क्रोध है, मोह है,
अहंकार है, तो ये सारे के सारे जितने भी विकार है, क्या वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है? अगर वाकई में उसके अंदर क्या काम वासना जागृत हो रही है, क्या वाकई में उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, जब वो गुस्सा आता है तो उसके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमें साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, एकदम से रेस्टलेस लेकर होकर उसको डांटो नहीं, समझाओ नहीं, नहीं, पहले ऑब्जर्व करो और कैसा क्या समझाना है, कैसे समझाना है, कब समझाना है, इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना लो। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी। हम लोग कहते हैं कि भाई इन जितने भी उनके जो विकार है, तो हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग वापस कहते हैं कि भाई 24 घंटे का जो हमारा जो दिन होता है, 24 घंटे का दिन में बच्चा क्या स्पेंड करता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोने के बाद भी कब वो बीच में उठता है, क्या करता है, सुबह उठने के बाद उसका क्या रूटीन है, किस तरह के लोगों के साथ वो मिलता है, किस तरह के लोगों के साथ बात करता है, उसका बात करने का लहजा कैसा होता है, बड़ों के साथ कैसे बात करता है, छोटों के साथ कैसे बात करता है, 24 घंटे वो किस तरह से अपने आप को डिवाइड करता है, मीन्स कितना समय स्कूल में दे रहा है, कितना समय पढ़ाई में दे रहा है, कितना समय जो है कि बिकॉज अदर काम करने के लिए दे रहा है। इस तरह से हम उसको जो है करना है, क्योंकि जैसे भी उसको है नहाना है, धोना है, नहाने में कितना समय लगाता है, अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कितना समय लगाता है, ये तमाम 24 घंटे को हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और कुछ हद तक जो है उसके ऊपर रूटीन हम लोग थोपते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का रूटीन वो पसंद करता है उस तरह के रूटीन को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक हम लोग उसको देखते हैं कि भाई उसके प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है। एकेडमिक्स इज़ अ वन प्रायोरिटी। एक छोटा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक समय था कि भाई हम लोग स्कूल में बच्चे को डालने के बाद रिलैक्स हो जाते थे, लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। हम लोग बच्चों को स्कूल में डाल के रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। हम लोग स्कूल में ही पढ़ाते हैं, हमें पता है। स्कूल के टीचर कहते हैं, स्कूल के टीचर क्या कहते हैं, स्कूल के टीचर कहते हैं कि बच्चा तो वहाँ पर सिर्फ 6 घंटे होता है और बाकी जो 18 घंटे जो वो माँ बाप के पास रहता है, तो हम लोग 6 घंटे में उसको जितना सुधारते हैं, माँ बाप उसको जो है 18 घंटे में बिगाड़ देते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और टीचर्स दे आर लेस्ट इंटरेस्टेड भाई बच्चे को तमीज़ सिखाने के लिए, बच्चे को किसी तरह से कि भी अच्छे बिहेवियर को दिखाने के लिए वो नहीं करेंगे। क्यों? मैनेजमेंट डजंट ला, कहते हैं आप अपने काम से मतलब रखो, सिलेबस को कंप्लीट करो, जो एक्टिविटीज़ आपको बताई गई है उस एक्टिविटीज़ को ही आपको करना है और अपने मन से कुछ नहीं करो। तो आज के डेट पे स्कूल्स ऐसे नहीं है कि भाई जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड हो सकते हैं। इसलिए माँ बाप का जो फ़र्ज़ है, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, वो माँ बाप को ही निभानी पड़ेगी। तो इसलिए कि भाई आप उनको बिल्कुल स्कूल के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। भाई अगर बच्चा बदतमीज़ी करता है तो स्कूल में जाके कंप्लेंट करो, अगर बच्चा अगर किसी तरह से अगर कोई गलत काम करता है तो स्कूल को जिम्मेदार मानो, नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली वो हमारा बच्चा है, हमें उसको ज़िंदगी बना के देनी है, हमें उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, माँ बाप को उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। तो उस अच्छे इंसान बनाने के लिए जो है हमें जो जो करना चाहिए वो सब कुछ हमें करना चाहिए। इसलिए भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उसको किस तरह से एक जिम्मेदार यानी कि अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो एकेडमिक्स के अलावा भी जो है उसको बहुत ज़्यादा कामों में बिजी रखना है। क्या क्या काम आपको रखने हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई उसके अंदर कुछ हद तक जो है कि इमोशनल चेंजेस उसके अंदर होते हैं। भाई किस तरह से कि भाई अभी उसको अभी गुस्सा ज़्यादा आता है, या किसी तरह से कि भाई गलत लोगों को वो पसंद करता है, या किसी तरह से कि भाई जो हैबिट्स हमारी फैमिली में नहीं है ऐसे हैबिट्स को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जो है कि भाई ध्यान देना है और ध्यान दे के आपको उनके साथ उनको समझाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। और स्ट्रैटेजी क्या बनानी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम।
उनको एक दोस्त की तरह ट्रीट करो। और दोस्त की तरह ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि भाई उसके गले में हाथ डालो, उसके साथ जो है उसके साथ गले लगो, ऐसा नहीं है। यू स्पेंड मोर टाइम विद देम, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब भी है कि भाई हम लोग घर में एक रूल बनाते हैं कि भाई रात का खाना सब लोग साथ में खाएंगे, कोई भी अलग अलग खाना नहीं खाएगा, एक ही डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाएंगे, एक ही जगह पे बैठ के खाएंगे। अगर बच्चा लेट आता है, ट्यूशन पढ़ने गया, किसी भी रीज़न से, वेट करो उसका, लेकिन रात का खाना कम से कम हम लोग साथ में ही खाएंगे। प्लस हम लोग कहते हैं कि भाई उसके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताओ। जैसे भाई अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, उस टाइम जो है उसके साथ कैरम खेलो। कैरम खेलना है फिजिकल गेम, वीडियो गेम नहीं खेलना है, कैरम खेलो। कैरम खेलना है, चेस खेलना है, डाइनिंग टेबल को आगे खींच के ले लो, टेबल टेनिस खेलो, बाहर लॉन में चले जाओ, टेनिस खेलो। ऐसा करने से जो है बच्चे आपस में आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। माँ बाप को जो है एक फ्रेंडली बिहेवियर मिल जाता है, और माँ बाप के साथ सिर्फ वो खेलते ही नहीं है, माँ बाप के साथ बातें भी करते हैं, और वो सारी उनकी परेशानियाँ जो है वो माँ बाप के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। सॉरी। जो हम लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, मैंने अभी आपको कहा कि भाई उनके साथ खेलना है लेकिन वीडियो गेम नहीं खेलना है। वीडियो गेम के अंदर जो थोड़ी सी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि भाई आजकल जितने भी हमारे जो वीडियो गेम बने हैं उसके अंदर हम लोग गन चलाते हैं, भाई उसको मारना है, उसको मारना है, भाई तोप से मारना है, बंदूक से मारना है, पता नहीं हम लोग किस किस चीज़ से मारते हैं भाई। और ये जो वॉर गेम्स जो होते हैं, अगर आप गेम्स अगर खेलते हो तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे अंदर जो है कि भाई कुछ हद तक जो है कि भाई ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जाता है कि बिकॉज हमें किसी को मारना है, काटना है, उसको ख़त्म करना है, हर हालत में उसको ख़त्म करना है, हर हालत में मुझे जीतना है, हर हालत में जो है उसकी गर्दन उड़ानी है, हर हालत में जो है उसको एक गोली की जगह पे 10 गोली मारनी है। ऐसी टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जितने भी जो वॉर गेम्स होते हैं ये बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन वही तो बिकते हैं इसलिए वो बनते हैं। और जो भी लेटेस्ट गेम है आप डाउनलोड कर लेते हो और बच्चे को दे देते हो, वो सही नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर बच्चे को अगर शौक हो रहा है कि भाई वॉर गेम खेलने का, तो सबसे पहले आपने उसको वॉर गेम लेके दी क्यों? दो ही नहीं उसको। अगर बाई चांस वो कहीं से भी अगर लेके आता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको एक्सप्लेन करो कि यार थोड़ा सा कम से कम करो और कोई क्रिएटिव गेम्स खेलो, वो ज़्यादा अच्छा। तो ऐसा करके जो है उसको उससे ध्यान हटाना है। सोशल मीडिया के ऊपर जो एडिक्शन आज के डेट पे जो हमें को देखने को जो मिलता है कि हम लोग ज़्यादा सारा टाइम जो है फ़ोन के साथ लगे रहते हैं और उसके अंदर बहुत कुछ होते हैं। मैंने यहाँ तक लड़कियों को देखा कि जो सड़क पार कर रहे हैं उस टाइम भी जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बाइक के ऊपर बैठे हैं, सामने वाला बंदा बाइक चला रहा है, पीछे जो लड़की बैठे हो सारा टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ कर रही है। मेट्रो में भी हम लोग देखते हैं सारा टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखो किसी भी चीज़ को भाई, जैसे अगर आप एडिक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, भाई जब शराब मैं पीता हूँ, फिर पीता हूँ, फिर पीता हूँ, एक बार शराब पीना शुरू करने के बाद उसको विड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में आपके अंदर ये जो मोबाइल का एडिक्शन आप जो क्रिएट कर रहे हो, इसको हमें किसी तरह से रोकना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई जो इंसान उस छोटे स्क्रीन के साथ जुड़ जाता है वो अपने आप के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकता। वो दुनिया के साथ जुड़ेगा, सब दोस्तों के साथ जुड़ता है, उसको दूर दूर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भी खबर है, लेकिन खुद की खबर नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ इसकी खबर नहीं है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है उसकी खबर नहीं है, उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। दैट इज द रीज़न हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है आपको
बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना है। लेकिन आप कहोगे कि भाई अभी ये तो रखना बहुत मुश्किल है, भाई अभी तो भाई बच्चा तो हमें मार डालेगा अगर हम उसको कहेंगे कि भाई तुम यूट्यूब नहीं देखो या तुम व्हाट्सएप नहीं करो, वो तो नहीं कर सकता है। उसका एक आसान तरीका और एक मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम घर में जब वो है या जब वो रात को सोता है, सोने के बाद भी हमने देखा है बच्चे जो है कि भाई बिल्कुल चादर के अंदर भी, जो ब्लैंकेट के अंदर भी लगे रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? गाली गलौज कर रहे हैं। तो जो चैटिंग जिसको हम जो कहते हैं वो नथिंग बट दे आर बेसिकली एब्यूजिंग ईच अदर एंड वेस्टिंग देयर टाइम फॉर नथिंग। रात भर सोएंगे नहीं और इस तरह से जो जो चीज़ें हो जाती है और ये बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए आसान तरीका यही होता है, आप अपने घर में एक जामर लगा लो। जामर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कि जो आपके घर में आने वाले मोबाइल फ़ोन के सिग्नल को जाम कर देता है और उसके बाद जो है उसका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता है। 10,000 रुपये में जामर आता है और वो आप कहीं ना कहीं अपने अलमीरे के अंदर फिटिंग करके छुपा दो उसको नहीं पता कि हमने जामर लगाया है, नहीं बताने की जरूरत नहीं। अपने घर में जो है आप लैंडलाइन रखो, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आनी होगी तो लैंडलाइन के ऊपर आ जाएगी। लैंडलाइन 100% काम करेगा, आपका भी फ़ोन नहीं चलेगा, आपके बच्चे का भी फ़ोन नहीं चलेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो कहता है कि भाई डैडी यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको कहो तुम एयरटेल में कंप्लेंट करो, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ का टावर काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक पॉसिबल है हमें, अगर हम लोग घर में अगर जामर लगा देते हैं तो इनडायरेक्टली अननोविंगली हम उनको प्रिवेंट करते हैं और उसको फिर जैसे बिस्तर में जाएगा तो नींद आ जाएगी, सो भी जाएगा। जब उसको 8 घंटे नींद लेने की जब आदत पड़ जाए फिर वो उसको सोने की आदत पड़ जाएगी। अदरवाइज उसको अगर 4 घंटे अगर नींद की आदत पड़ेगी तो 4 घंटे ही वो सोएगा और ऐसा करके उसके हेल्थ के ऊपर असर हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो इन बच्चों में जो देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि भाई जिसको हम लोग कहते हैं इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। इंसोम्निया सबसे पहली उसकी वजह होती है कि भाई जब बच्चा पूरी तरह से सोता नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो है उसका माइंड जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है और इंसोम्निया को लेकर जो है कई तरह की बीमारियां हो जाते हैं। अगर वाकई में उसको नींद नहीं आती है या इंसोम्निया की बीमारी है या सर दर्द है या वन साइड अगर हेडेक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर जब डॉक्टर के पास जाएंगे उसको वो ऐसी दवाई देगा कि जिसको हम लोग सेडिटिव्स कहते हैं। सेडिटिव्स का मतलब है दिमाग को ठंडा करना। दे आर नथिंग बट दे आर ड्रग्स। और ऐसी दवाई लेने की जब उसको आदत पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर केस में एक एडिशनल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी कि भाई उस दवाई से छुटकारा पाना या उस ड्रग्स से छुटकारा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। इंस्टेड दैट मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। तो सोशल मीडिया से अगर छुटकारा पाना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है कि घर में जामर लगाना है। जामर लगाने के बाद जो है उसके मोबाइल फ़ोन जो है काम करना बंद कर जाएंगे और जब मोबाइल फ़ोन इंक्लूडिंग वाईफाई भी काम नहीं करता है तो वो जामर जो है बहुत महंगा नहीं है, 10,000 रुपये है। आप बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये का एक जामर खरीदो और जामर खरीदने के बाद जो है आपके घर में इंटरनेट का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपका जो करियर है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका बेटा भी इंजीनियर बनेगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, इससे बाहर निकल के आ जाओ। उसको जो बनना है उसको बनने दो। हम लोग कुछ हद तक भाई उसको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई जो भी कुछ करियर तुझे करना है, बिकॉज तुम जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स है सारे इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ो। तुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, इसको आप जब वो बच्चा 7वीं क्लास में होता है तब से आप उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर लेते हैं। और आजकल जैसे कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बिकॉज आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है 12th के बाद, आप 8th स्टैंडर्ड से ही उसको कोचिंग सेंटर लगा देते हैं। दिस इज स्टुपिडिटी। क्योंकि 12th के बाद
भाई वाकई में उसको साइंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो उसकी परसेंटेज आएगी कि नहीं आएगी, हमें कुछ नहीं पता है। तो कोचिंग सेंटर वाले ने सोचा कि पहले तो वो सिर्फ 11th-12th में ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते थे, तो वाई नॉट कि भाई 2 साल की जगह पे उनको हम लोग 4 साल के लिए कोचिंग सेंटर में बिजी रखेंगे। और जब आप कोचिंग सेंटर उनको जब आप ज्वाइन करा के देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में इतना ज़्यादा पैसा आप स्कूल में खर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा आप कोचिंग सेंटर पे लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा समय आप स्कूल में बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा समय आप कोचिंग सेंटर में बिता रहे हो। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद अगर 12th के बाद अगर उसको अगर इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन नहीं मिलती है, तो वेयर यू स्टैंड एंड वेयर दैट चाइल्ड स्टैंड्स। वो बच्चा सोचेगा कि मैंने 4 साल 6 साल जो है कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाई करी और मुझे तो जहर खा के मर जाना चाहिए क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिले। तो इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा सा उसको लॉजिकल अप्रोच लेके चलो। अगर आपके बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वो बन के रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर वाकई में अगर बच्चे को अगर इंजीनियरिंग बनाना ही है तो उसका बहुत आसान ऑप्शन ये होता है कि 10th के बाद उसको जो है डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग का ज्वाइन कर दो। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सब के डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं। बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाते हैं आईटीआई के अंदर या किसी भी कॉलेजेस के अंदर। और वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद डिग्री इंजीनियरिंग करना भी आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी जॉब मिलती है, डिग्री इंजीनियर्स को भी जॉब मिल जाते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, बिकॉज ये जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का जो कॉन्सेप्ट जो आया है, इसको लेकर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इतनी ज़्यादा उम्मीद उस बच्चे से आपकी जुड़ जाती है, वो बच्चे की भी जो है उस करियर के साथ इतनी ज़्यादा उम्मीद जुड़ जाती है, और जब वो करियर उसे नहीं मिलता है तो ही कैन गो इनटू द डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में जा सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न किसी भी तरह से जो है इस तरह का ऐसा कोई भी काम नहीं करो कि जिसको लेकर वो आगे परेशान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई करियर उसको खुद चूज करने दो जब समय आएगा तो। और एक बीमारी आजकल जो हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ क्लब। बच्चे को ये बताया जाता है कि भाई आपके अच्छे डोले शोले होने चाहिए, या आपको जो है वज़न पुट ऑफ नहीं करना है, आपको ट्रिम एंड स्लिम रहना है, वगैरह वगैरह। और जब आप उसको हेल्थ क्लब में डालते हो तो हेल्थ क्लब जो है कि भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके बच्चा बिगड़ता है, जहाँ पे जाके बच्चा बिगड़ता है। क्योंकि उनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो डेली उसको ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपका शरीर ऐसा बना है, वहाँ पे आपको शरीर ऐसा बना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। क्या खाना है इसको बताए के बजाय क्या नहीं खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बता देते हैं, और तकरीबन जो है आपको हेल्दी डाइट से दूर रखते हैं। बच्चा जो दिल करता है वो खाना चाहिए, सिंपल फार्मूला है। लेकिन जो वो खाना चाहते हैं वो हेल्थ क्लब वाले उसको कभी भी खाने नहीं देंगे। प्लस वो क्या कर लेते हैं, अभी जो नया चीज़ ट्रेंड चला है कि उनको जो है उनको जो प्रोटीन कंटेंट देते हैं, बिकॉज ये तुम खा लो, इससे जो है एडिशनल एनर्जी आपको मिलेगी, उससे आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और वैसा वर्कआउट करने का दिस ऑल ब्रेन वॉशिंग। और ऐसा ब्रेन वॉश करने से जो है बच्चा किसी तरह से आपका टोटल बिगड़ सकता है, और बिगड़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे हेल्थ क्लब में जाकर। अगर वाकई में अगर उसकी हेल्थ के अगर आपको कंसर्न है तो उस पर्टिकुलर केस में घर में ही एक रूम के अंदर जिम बना लो। पूरा का पूरा रूम उसके लिए ये रखने की ज़रूरत नहीं। भाई घर के बाहर जो भी जगह है, ड्राइंग रूम में जो जगह है, उसका बच्चे का अपना जो बेडरूम है उसके अंदर जो जगह है, सिर्फ 2 डम्बल्स हमें चाहिए, सिर्फ 2 डम्बल्स चाहिए। एक छोटे साइज़ के रखो बिगनिंग में, और थोड़े से फिर हेवी जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और एक कम से कम रॉड आप लगा के रखो दरवाजे के बीच में कहीं पे भी, जहाँ पे वो लटक सकता है और पुशअप कर सकता है, फुल अप्स कर सकता है, बस इतना काफ़ी है। बाकी जितने भी आपको पुशअप्स करने हैं, सूर्य नमस्कार, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन डू इट। जिम में भेजने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
जिम में और एक परेशानी है, वो परेशानी आपको समझनी चाहिए। जितने भी ये जो जिम का जो एनवायरनमेंट होता है, जिम का जो ट्रेनर्स होते हैं, वो बच्चों को बिगाड़ते हैं। किसी तरह से ड्रग्स लेने की जो आदत जो है ये जिम से ही शुरू हो जाती है। और ये जो ड्रग्स लेने की आदत जो है, बिकॉज मोस्टली जितने भी जो बाकी के लोग जो है जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, उनकी जो दुकानदारी जो है ये हेल्थ सेंटर से चलती है। और जितने भी लोग जो है ब्यूटी कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है और जो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, वो जो है किसी तरह से ड्रग्स लेने के आदी हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी जो है आपको हेल्थ क्लब से बच्चों को दूर रखना है। देखो, बच्चे को ऐसी हर चीज़ करने के लिए आनी चाहिए कि जो बड़े होने के बाद उसको करनी चाहिए। कोई भी लिमिटेशंस, कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई आपको किसने कहा कि भाई सिर्फ लड़कियों ने खाना पकाना है। अगर मैं बैचलर हूँ, मैं अगर अकेला अगर जॉब कर रहा हूँ किसी भी दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में, तो क्या मेरा खाना मैं खुद नहीं बना सकता हूँ? तो खाना बनाना कोई कमी नहीं है। तो इसलिए कि भाई बचपन से आदत डालो उसको कि भाई बेटा ये पकड़ा देना, बेटा इसको थोड़ा सा देखो, मैं दिखाती हूँ वे कैसा ये मूली कटती है, ये कैसी पूरी तलती है, दिखा देती हूँ। उनका एक डेवलप हो जाता है, भाई इसमें एक रुचि बन जाती है। तो मसाला कूटना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी चीज़ें जो हम लोग जो घर में जो पका सकते हैं, भाई चावल इस तरह से बनता है या रोटी इस तरह से बनती है, सब्जी इस तरह से बनती है, तड़का इस तरह से लगता है। जब भी हमारी जो समर वेकेशंस आते हैं, 2-3 महीने की छुट्टी होती है, इसी में तो उसको बिजी रखना है। लड़के को उसको भाई कपड़े सीना सिखा दो, भाई इस तरह से टाका लगता है, इस तरह से बटन लगता है, बटन टूटा लगा लो ना, नहीं आता है मैं दिखा देती हूँ ना, बहुत आसान है। पहली बारी में बटन लगाना मुश्किल है, उसके बाद उसको आदत पड़ जाएगी। कपड़े प्रेस माँ करके दे रहे हैं, पिताजी करके दे रहे हैं, नहीं खुद कर ले। एक बार आदत पड़ेगी खुद करेगा। तकरीबन सारे के सारे घर के जो कामकाज है, इंक्लूडिंग झाड़ू पोछा, करने दो उसको, एंड ही विल एंजॉय इट। लेकिन जब आप उसको 17-18 साल के ऊपर जब ताना मार के गुस्सा करके बोलोगे कि भाई तुम क्या रूम की हालत बना के रखा है, वो कहते हैं कि भाई आज मेड नहीं आई है, तो तेरे के हाथ टूट गए तो तू साफ कर ले, मैं नहीं करूँगा। तो ये जो चीज़ होती है, इससे जो है बच्चों को जो है कुछ हद तक दूर रखना है। और वो हर चीज़, जैसे भाई हम लोग कहते हैं भाई इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग है, हर वो चीज़ भाई एक इंसान कर सकता है, उसको करो। अगर वो जो बिल्कुल सड़क छाप आदमी अगर इलेक्ट्रिक का काम कर सकता है, तो तू पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं कर सकता? अपने घर के अंदर अच्छा टूल बॉक्स रखो, टूल बॉक्स के अंदर सारी टूल्स होने चाहिए। आरी काटनी है, भले आप नहीं काटने वाले आरी, कोई बात, आरी खरीद के घर में रखो। लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा काटना है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे आरी की चलती है, काटो उसको। पहली बार में मुश्किल हो जाता है, बाद में उसको आदत पड़ जाता है। तो वो हर वो काम कि भाई एक इंसान को आना चाहिए, वो सब कुछ जो है उसको सिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात इसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है, इस तरह की जो चीज़ें होती है। तो अगर लड़का है 16 साल का है, उसकी ने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है, तो उसको कुत्ते की तरह झाड़ देना है, उसको किसी तरह से कि भाई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, घर से बाहर जाने नहीं देना है, या मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, या उसकी उस लड़की के घर में जाके तमाशा करना है, नहीं, नो 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 नो, नेवर। अगर वाकई में अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर वो लड़की के साथ बातें करना चाहता है, तो उसका आसान तरीका ये होता है भाई जिस लड़के के साथ वो बात करता है पता लगाओ पहले अच्छी तरह से, फिर सोचो उसके ऊपर, आत्मचिंतन करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस लड़की को अपनी फैमिली फ्रेंड बना लो। जब वो लड़की आती है, बेटा यहाँ क्यों है, घर में अंदर आके बात करो ना, वो अंदर आके बात करेगी। उसको तुम भाई गाजर का हलवा खिला देते हो, वो फ्रेंडली हो जाती है, वो हमेशा आती ही जाती है। तो उसके परिवार के साथ भी हम लोग मिलते हैं। दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन दोस्ती गलत है ये बात उस बच्चे के ब्रेन में डालना बहुत मुश्किल है।
तो अगर उसकी कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनकी इज्जत करो, उनको अपने दोस्त बनाओ, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करो, उनको बता दो हमारे लिमिटेशंस क्या होते हैं, सख्ती से नहीं, प्यार से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर उनके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है तो उनकी भी जो है इज्जत करो। और एक फॉर्मूला आपको लेके चलना है कि हम लोग कहते हैं कि देखो, अगर वो गलती करता है बच्चा तो पहली गलती पे ही उसको समझा दो, दूसरी तीसरी चौथी गलती करने तक इंतज़ार नहीं करो। तो पहली ही गलती के ऊपर जो उसको समझाना है और उसको बताना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, समझाना है, गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है। तो इस तरह से जो है किसी भी तरह से जो है उसके सामने टेम्पर लूज नहीं करना है। कई बार बच्चा कहता है कि भाई मैं भाई 12th के बाद जो है फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, इधर जाऊंगा वगैरह। नो, फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ जाके जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अच्छी है। फॉरेन कंट्री जाना है तो गो टू दोज फॉरेन कंट्री एज अ प्रोफेशनल, डोंट गो देयर एज अ स्टूडेंट। क्योंकि जब वो वहाँ पे जाएगा तो बिगड़ के वापस आता है। अगर वहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो सभी कंट्रीज़ की पॉलिसी बनी है कि भाई जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जॉब, वहाँ पे लोकल जॉब नहीं देनी है। वो जब वापस इंडिया में जब आ जाता है तो इंडिया के एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकता है, एंड देन अगेन ही इज़ गोइंग टू बी इन अ ट्रबल। तो अगर फॉरेन कंट्री अगर जाने के को सोचता है कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बहुत अच्छा एजुकेशन है, किसी भी तरह से उसको मना नहीं करो, लेकिन किसी तरह से उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्करेज करो कि भाई यहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, और उसके बाद जो है तो जब प्रोफेशनल बनेगा तो बाहर जाके फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से उसको जो है समझाना है और किसी तरह से जो उसको फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए उसको प्रोत्साहित नहीं करना है। और एक लास्ट जो फार्मूला मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था, फिर मैं एक बार उसको दोहरा देता हूँ, और वही यही है कि भाई जहाँ जहाँ पे प्यार है, जहाँ जहाँ पे आज़ादी है, वहाँ वहाँ पे प्यार है। आई रिपीट, जहाँ जहाँ पे आज़ादी है, वहाँ वहाँ पे प्यार है, और जहाँ जहाँ पे शक्ति है, वहाँ वहाँ पे नफरत है। तो हमें जो प्यार और नफरत जो मिलती है सामने वाले से, उसकी जड़ आपके हाथ में है। अगर आप उसके साथ अगर किसी तरह से अगर आज़ादी उसको देते हो, हर काम करने के लिए अगर आज़ादी देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो हमेशा ही आपके साथ प्यार से पेश आएगा। अगर आप उसके साथ अगर सख्ती से पेश आते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उसके दिल में नफरत 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 भरती जाएगी, और वो एक दिन घर छोड़ के भाग जाएगा, या किसी तरह से फॉरेन कंट्री जाने के लिए जिद करेगा, या दिल्ली में नहीं बेंगलोर में जाके जॉब करने की जिद करेगा, बिकॉज समहाउ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चों को इस अंदाज में बड़ा करो कि दैट ही फॉल्स इन लव विथ यू, वो आपके साथ प्यार कर रहा है और वो आपके बिना नहीं रह सकता है, और वो कहीं पे भी रहे लेकिन माँ बाप के साथ जुड़ा रहे, अलग घर लेके रहे जॉब करने के बाद, शादी करने के बाद, लेकिन माँ बाप के साथ जुड़ा रहे। सो दैट इज हम लोग कहते हैं ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। और 10 साल और 20 साल के बीच में जो परवरिश हमारी जो होती है वो इस अंदाज में होती है कि वे कुछ हद तक जो है एक बच्चा आदमी बनता है, करियर डेवलप हो जाता है, और वो करियर डेवलप होने के बाद जब वो जहाँ पे भी कहीं जॉब करेगा लेकिन अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी है, तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।